लिनशू के शेयर बेचने की खबर आग की तरह फैल गई। स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस सर्कल, हर जगह बस उसी की चर्चा थी। कोई कह रहा था बाप बेटे में दरार पड़ गई है, कोई कह रहा था लिनशू अलग होकर अपनी राह लेना चाहता है। समाचार चैनल और अखबार लगातार डरावनी हेडलाइंस उछाल रहे थे। शेयर गिर रहे हैं, मार्केट वैल्यू उड़ रही है और लिन ग्रुप पर वित्तीय संकट के साए मंडरा रहे हैं। बाहर की दुनिया इसे कंपनी का संकट कह रही थी, लेकिन अंदर यह एक सत्ता युद्ध बन चुका था। उस रात 8 बजे भी ग्रुप बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम की लाइटें बुझी नहीं थी। अंदर बहस इतनी तेज थी कि जैसे हर आदमी दूसरे पर दोष फेंककर अपनी जान बचाना चाहता हो। मसला सिर्फ गिरते शेयरों का नहीं था, असली आग कहीं और लगी थी। शेंगशी की खेप में गड़बड़ी पकड़ी गई थी और उसी से जुड़े चेनची को कस्टम्स ने उठा लिया था। अब सबको डर था कि अगर डोरी पीछे तक खिंची तो पूरी कंपनी इसमें फंस सकती है। लिन किक्सन उसी कुर्सी पर बैठा था जहां कभी लिन शू बैठता था, लेकिन उस कुर्सी का भार उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रंग उड़ चुका था और कमरे में बैठे बूढ़े डायरेक्टर्स की हर बात उसे थप्पड़ जैसी लग रही थी। जो लोग पिछले महीने तक उसी से कहते थे कि रिश्ते लगाओ, पैसा बनाओ, वही आज मुकर गए थे। हवा का रुख बदलते ही सबने उसे अकेला छोड़ दिया। लिन किक्सन मन ही मन उन्हें कोस रहा था, हवा देखकर झुकने वाले पुराने गिद्ध। फिर भी चेहरे पर बनावटी मुस्कान रखकर उसने कहा, पहले इस संकट से निकलने का रास्ता सोचिए, मुझ पर बाद में बात कर लीजिए। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ व्यंग्य मिला। किसी ने धीरे से कह दिया, अगर लिन शू यहाँ होता तो किसी और की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। यह सुनते ही कमरे की हवा और जहरीली हो गई। बचपन से ही लिन किक्सन की तुलना लिन शू से होती आई थी और अब उसी जगह बैठकर फिर वही नाम सुनना उसकी नसों में आग की तरह दौड़ गया। आखिर उसने व्यंग्य से वार किया, जब तुम सब उसे इतना ही चाहते हो तो उसी के साथ चले क्यों नहीं जाते। उसने ही तो बाहर वालों को शेयर बेचकर यह हाल किया है। यह वाक्य कहना था कि कमरे में विस्फोट हो गया। कुछ पलों में गालियां शुरू हो गईं। कोई उसे नकली वारिस कह रहा था, कोई तिरस्कार से बाहर निकल रहा था। लोगों की आंखों में उसके लिए वही नफरत थी जो फूलों में सड़े गोबर के लिए होती है। जो सबसे पहले बाहर गए वे पुराने लोग थे, लिन गैंग की पीढ़ी के पुराने शेयर होल्डर। और जो बाद में निकले वे वही लोग थे जिन्हें कभी लिन शू ने ऊपर उठाया था। मानो सबने एक साथ फैसला कर लिया हो, यह आदमी डूबने वाला है। कुछ ही देर में विशाल कॉन्फ्रेंस रूम लगभग खाली हो गया। अब सिर्फ लिन किक्सन और कुछ डरे हुए नौजवान बचे थे, जिन्हें जाने की हिम्मत भी नहीं थी और रुकने का भरोसा भी नहीं। तभी उसके फोन पर लिन गैंग का कॉल आया। उसने गला साफ किया, शिकायत भरे स्वर में डैड कहा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ डांट मिली। कोई सांत्वना नहीं, कोई भरोसा नहीं। लिन गैंग ने साफ कहा, जो लोग अभी बचे हैं, अगर वे भी शेयर बेचने लगे तो सब खत्म हो जाएगा। लिन किक्सन ने बचाव में कहा कि वह तो वही कर रहा था जो लिन शू पहले करता था। लेकिन इस बार जवाब ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। क्या तुम अपनी तुलना शोर से कर सकते हो? लिन गैंग की यह एक पंक्ति चाकू की तरह लगी। पहली बार उसने यह बात इतने साफ शब्दों में कह दी थी। इसके बाद तो उसने और भी बुरा कहा, उसे कुछ समय के लिए काम से हट जाना चाहिए और अब जाकर अपने बड़े भाई को मनाना चाहिए कि वह वापस कंपनी संभाले। लिन किक्सन के लिए यह आदेश नहीं, अपमान था। फोन कटते ही वह जड़ हो गया। बचपन से जो तुलना भीतर छुपती रही थी, आज पहली बार उसके पिता ने उसे शब्द दे दिए थे। उधर हुग्वांग की विला में लिनशू की दुनिया बिल्कुल दूसरी थी। उसने स्टोर में रखे बिस्कुट खत्म कर दिए थे, तो अब दर्जनों बाल्टियों में पॉपकॉर्न मंगवा रखा था, उन्हें ओवन में दोबारा कुरकुरा बनाकर खाने के लिए। शुरू में वह तापमान संभाल नहीं पाया था। पॉपकॉर्न जलकर धुआं देने लगा था और लगभग स्मोक अलार्म बज गया था। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद उसने यह छोटा सा हुनर भी सीख लिया। टाइमर बजते ही उसने दस्ताने पहने, पॉपकॉर्न कटोरे में डाला और तेजी से फिर सोफे पर लौट आया, जैसे उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम अब शुरू होने वाला हो। स्क्रीन पर किन्यूची की पुरानी फिल्म चल रही थी। लगभग 10 साल पहले वाला किन्यूची, 18 साल का, नुकीला, तेज, बिल्कुल सीधा। वह आज वाले सदे हुए, ठंडे किन्यूची से अलग था और फिर भी कहीं वही था। लिन शू ने सोचा, असल में किन्यूची बदला नहीं है, उसने बस अपनी धार छिपा ली है। भीतर वह अब भी सही गलत को लेकर उतना ही कठोर है। शायद इसलिए वह लिन शू से इतनी नफरत करता था। उसने खुद पर हंसते हुए पॉपकॉर्न मुंह में डाला। पागल न होता तो मुझसे नफरत क्यों करता? उसके भीतर एक कड़वी स्वीकृति थी। तभी फोन फिर बजा। उसने सोचा, जरूर गाँव जिंगे होगी, खाना खाया या नहीं यही देखने के लिए। बिना स्क्रीन देखे उसने कॉल उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ लिन गैंग था। उसका स्वर पहले सवालों से भरा था। तुमने शेयर कैसे बेच दिए? फिर जल्दी ही वह वही पुराना नरम अभिनय करने लगा, जैसे अचानक उसे पिता होना याद आ गया हो। लिन गैंग कह रहा था, वो पिता है, लिन उसका जीवन भर का परिश्रम है और अगर लिन शू वापस आ जाए तो सब ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि उसने यह वादा भी किया कि अब से लिन किक्सन कंपनी के फैसलों में दखल नहीं देगा। लिन शू ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया, फिर अचानक पूछा, डैड गैस करो मैं क्या कर रहा हूँ? यह सवाल इतना अजीब था कि दूसरी तरफ भी एक पल को सन्नाटा छा गया। मैं अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। उसने जानबूझकर पॉपकॉर्न चबाने की आवाज भी सुनाई।
मानो बता रहा हो कि अब उसकी कमाई बिना काम किए भी आती रहेगी। उसने साफ कहा। लिन गैंग ने उसे जो दिया वह उसके अपने निवेश के सामने कुछ भी नहीं था। उसके शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, पूरी व्यवस्था पर एक ठहाका थे। जब लिन गैंग ने भावुकता का सहारा लेकर कहा कि वह उसका पिता है और लिन उसका जीवन है, तो लिन शू ने सीधा वार किया। जब सब खत्म हो जाएगा, मैं आपको हर महीने गुजारा भत्ता भेज दूंगा। यह दया नहीं थी, सार्वजनिक अपमान था। इसके बाद लिन गैंग टूट गया। उसने गालियां देनी शुरू कर दी, लिन शू की मां को, उसके जन्म को, उसकी पूरी मौजूदगी को कोसते हुए। वर्षों का छुपा हुआ जहर शब्दों में बाहर बहने लगा। लिन शू ने एक पल को हाथ रोक दिया, फिर बिना कोई भाव बदले कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, फोन टेबल पर रख दिया और खुद उठकर रसोई में सूप गर्म करने चला गया। जब वह चिकन सूप लेकर वापस आया, तब भी कॉल चल रही थी। दूसरी तरफ लिन गैंग अब भी हांफते हुए गालियां दे रहा था और लिन शू बस आराम से बैठकर सूप फूक फूक कर पी रहा था। आखिर उसने बस इतना कहा, डैड हो गया हो तो मैं डिनर करूं, और फिर बिना इंतजार किए कॉल काट दी, नंबर ब्लॉक कर दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उस सन्नाटे में एक खालीपन फैल गया। उसने अपनी माँ के बारे में सोचना चाहा, लेकिन उसका नाम तक याद नहीं आया, सिर्फ इतना कि उसका उपनाम सू था। और फिर उसने खुद ही उस विचार को छोड़ दिया। उसने रिकॉर्डिंग गाओ जिंगे को भेज दी। आगे क्या करना है वह समझ जाएगी, इतना भरोसा उसे उस पर था। गांव जिंगे ने देर नहीं लगाई। कुछ ही समय में बड़े बिजनेस मीडिया पर नई खबरें दौड़ने लगी। बाप बेटे का खुला टूटना, लिन गैंग की गालियां और कंपनी की हड्डियों तक थकी हुई सच्चाई। इंटरव्यू में गांव जिंगे ने यह भी कहलवा दिया कि लिन शू 4 साल तक बिना रुके काम करता रहा, अब वह मानसिक आघात से गुजर रहा है और आराम कर रहा है। यह बयान आधा ढाल था, आधा चुभन। लिन शू ने यह सब देखकर बस जम्हाई ली। उसे खुद भी नहीं लगता था कि उसे कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। लेकिन गाओ जिंगे की यह कहानी उसे काम की लगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जैसे हर कोई उसी को ढूंढ रहा था। अगला कॉल लिन किक्सिन का था। इस बार लिन शू ने स्क्रीन देखकर मुस्कुराया, एक धीमी शरारती मुस्कान। कॉल उठते ही उधर से वही मीठा बेचारा सा स्वर आया, भाई आप घर पर नहीं हैं। मैं काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हमेशा से बहुत घनिष्ठ रहे हों। तभी लिन शू की नजर कॉफी टेबल के कोने में पड़े ट्रैवल ब्रोशर पर पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। उसे अचानक समझ आया किस तरह किसी को बिना छुए भी जलाया जा सकता है। उसने बेपरवाही से झूठ बोला, रिपोर्ट नहीं देखा, मैं तो विदेश में हूँ, बीच पर धूप सेंक रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। लिन किक्सिन ने जल्दी से माफी का नाटक शुरू किया। उस दिन की बात, पिता का डर, गलत फहमी, लेकिन लिन शू अब उसके हर शब्द के आर पार देख सकता था। लिन शू हंसा, तुम्हें ग्रुप चाहिए था, मैंने दे दिया। अब जब वह डूबेगा, लोग मुझे नहीं, तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हें ही निकम्मा कहेंगे। उसके हर शब्द में धीमा जहर था। लिन किक्सन फिर भी भाई कहता रहा। आखिर लिन शू ने घृणा से कहा, यह नाटक बंद करो और मुझे भाई मत कहो। फिर उसने कॉल काट दी और साथ ही कई और नंबर भी ब्लॉक कर दिए। दोनों से लगातार भिड़ने के बाद उसका गला सूख गया था, शरीर थक गया था, लेकिन भीतर एक अजीब सी उत्तेजना उठ रही थी, जैसे कोई लंबा युद्ध जीत लिया हो। वह लेटा रहा, फिर उठकर कमरे में टहलने लगा। अब उसे साफ समझ आ रहा था, लिन गैंग और लिन किक्सिन को तकलीफ देकर उसे जितनी राहत मिलती है, उतनी किसी निवेश के दोगुने रिटर्न से भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर फिर उस ट्रैवल ब्रोशर पर गई। उसने लंबी चाल में जाकर उसे उठा लिया। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई, तीखी, मुड़ी हुई, लगभग खूबसूरत और खतरनाक। उसे अचानक समझ आ गया, अगर उसे टूटना ही है तो घर में सड़कर क्यों, वह लिन शू है। अगर वह बर्बाद भी होगा तो शानदार जगहों पर, सुंदर नजारों के बीच, शराब और ख्वाबों में होगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर वह आराम से, शान से, पूरे ठाट से जीता रहा, तो लिन गैंग और लिन किक्सिन भीतर ही भीतर जलते रहेंगे। यही तो असली सुकून था। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह खुल चुकी थी, शायद थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी खतरनाक, लेकिन बहुत सच्ची। उसने तुरंत गाओ जिंगे को फोन मिलाया, मैं बाहर जाकर आराम करना चाहता हूँ। जगह कोई भी हो सकती है, बस सब कुछ अच्छे से अरेंज करना। यह सिर्फ यात्रा का फैसला नहीं था, यह उसके नए मूड की पहली औपचारिक घोषणा थी।